नमस्कार बच्चों, हम वेक्टर कर रहे थे। वेक्टर में हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में काम कर रहे थे। हम 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्या करा है? फाइंड ए वेक्टर। एक वेक्टर फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड जिसका कितना है 7 यूनिट, यानी कि कितना होना चाहिए 7 यूनिट। विच इज परपेंडिकुलर, जो कि किसके है परपेंडिकुलर है। ईच ऑफ टू वेक्टर दिस एंड दिस, इसको हम वेक्टर ए नाम दे सकते हैं, इसको नाम बी दे सकते हैं। तो ये कह रहा है एक वेक्टर आपको सर्च करना है जो इन दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 7। तो हमें पता है ए और बी का ही हम क्या कर दें, परपेंडिकुलर का है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वाला होगा। एक होगा तो सिर्फ उसी का यूनिट वेक्टर निकालना है और दो होंगे तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हमें ए यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है ए टू बी वो कैसे होगा, ऐसे होगा प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो हम पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए की वैल्यू रखते हैं 2 1 -1 1 1 1 1। इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0i प्लस 3j प्लस 3k। अब हमें इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे 0 का 0, 3 का स्क्वायर तो कितना आएगा 18। रूट 18 को कैसे लिख सकते हैं हम 3√2 लिख सकते हैं। अब वापिस यहाँ वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी की क्या आ जाएगी 3i, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया, 3j प्लस 3k अपॉन में 3√2। तो हमारा जो रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड था वो किस में आना चाहिए 7, क्योंकि इसका अगर सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि ये क्या है एक यूनिट वेक्टर है और इसका हमें 7 लेके आना है। तो क्या कर दें 7 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर देंगे इस वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 7 अंदर जाएगा, 7/√2i j और 7/√2k क्या हो जाएगा हमारा एक यूनिट वेक्टर होगा जो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 7 होगा और जो किसके ए और बी के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, किसके ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड आउट करना है आपको, एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ए बी सी। यानी कि एक ट्रेंगल है आपके पास, ये एक ट्रेंगल है ए बी सी, इसके परपेंडिकुलर हमें एक वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी, जिनकी पोजीशन ये ए की पोजीशन है, ये बी की है और ये सी की है। ठीक है, तो कह रहा है कि वेक्टर को आपको परपेंडिकुलर निकालना है। अब हमें पता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर कितने वेक्टर पे होता है 2 वेक्टर पे, यानी कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, यही तो निकालते हैं ना। तो 2 वेक्टर की जरूरत है। यहाँ हमारे पास कितने हैं 3 वेक्टर दे रखे हैं, तो हम कोई भी 2 वेक्टर ले सकते हैं। तो साइड ले ली हमने, वो वेक्टर के रूप में काम करेगी हमारी। ये ए वर्टेक्स की वैल्यू है, ये बी वर्टेक्स की वैल्यू है, ये सी वर्टेक्स की। तो ए बी निकालना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू निकालेंगे तभी एक वेक्टर आएगा और बी सी की वैल्यू निकालेंगे तब एक वेक्टर आएगा। अब हमने यहाँ पे ए बी और ए सी 2 वेक्टर ले लिए। आपकी मर्जी थी, आप ए बी और ए सी की बजाय बी सी भी ले सकते थे, ये दोनों ले सकते थे, ये दोनों ले सकते थे, ये दोनों कौन सी भी लो, आपका आंसर क्या रहेगा सेम ही रहेगा। तो हमने क्या लिया ए बी क्रॉस ए सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए बी सी। तो यानी कि इस ट्रेंगल के ही होगा ये परपेंडिकुलर। तो हमें पता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा जो वेक्टर हम लेते हैं ए और बी, इसका नाम ए रख सकते हैं, इसका बी। तो ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले तो ए बी निकालना है। तो हमें पता है क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये होगा। तो बी की वैल्यू रखी, ये ए की रखी, हमारे पास क्या आ जाएगी -i प्लस 2j प्लस k। ए सी क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये ए की वैल्यू रखी है, ये सी की वैल्यू रखी है, ए की वैल्यू रखी है, तो आंसर कितना है j प्लस 2k। अब हमें इसका क्रॉस वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस निकालेंगे तो ए बी क्रॉस ए सी। तो पहले ए बी की वैल्यू रखेंगे 1 -1 2 1 0 1 2 और इसको सोल्व करेंगे तो i इंटू 4 -1 माइनस जे इंटू रो के द्वारा एक्सपेंड कर रहे हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा -2 और k के साथ क्या आएगा -1। तो ये क्या आएगा 3i 2j और माइनस का k आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 9 4 1 यानी कि √14 आ गया। अब रिक्वायर्ड वेक्टर है
तो ए क्रॉस बी की वैल्यू तो क्या आई थी 3i 2j माइनस के, और इसकी वैल्यू कितनी आई है √14 आ गई हमारी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से समझना। इसमें हम 3 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। इस स्टेटमेंट को हम अच्छे से पढ़ते हैं। इफ ए इज वेक्टर ए और बी वेक्टर ए और सी ए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है हमें, एक यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। इन द डायरेक्शन मतलब क्या निकालना है, एक पैरेलल, यानी कि हम क्या करते थे, ए एक वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में निकालना होता था तो ए कैप ही निकालते थे। ठीक है, ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट मतलब परिमाप। ठीक है, यानी कि कोई भी एक ट्रायंगल मान लेते हैं, इसका परिमाप क्या होता है, तीनों साइडों का सम होता है। इसका मतलब एक क्वेश्चन यहाँ तक बन गया, एक हमारा यहाँ तक एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो उसके पैरेलल हो, यानी कि उसके डायरेक्शन में हो, और किसके रिजल्टेंट में, ए बी सी के रिजल्टेंट में। रिजल्टेंट मतलब उनका सम। ठीक है, तो हम पहले यहाँ तक की स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है, रिजल्टेंट हमारे पास क्या दे रखा है, रिजल्टेंट में क्या बोला है इसने, रिजल्टेंट क्या होगा, ए बी सी का सम हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3i प्लस 5j प्लस 4k। ये इसको हम ए वेक्टर माने तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप। क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर, ए कैप। मीन्स हम ए प्लस बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। तो ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ए बी सी क्या आएगा हमारे पास, ये वैल्यू एज इट इज, और इसका मैग्नीट्यूड करेंगे 3 का 9, 5 का 25, 4 का 16, कितना आएगा 5√2 इंटू दिस। ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा एक पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। दीज ना फाइंड ए वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड आउट करना है डी आपको, विच इज नॉर्मल टू बोथ ए और बी। यानी कि डी एक वेक्टर है, ठीक है, जो दोनों के नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। इसका अर्थ है हम ए और बी क्रॉस निकाल दें, ए क्रॉस बी निकाल दें तो वो क्या आएगा, जो भी आएगा उसका नाम क्या रख देंगे, हम डी रख देंगे, और वो क्या होगा ए और बी के, क्योंकि हम जो भी क्रॉस निकालते हैं दो वेक्टर से, जो आंसर आता है वो क्या होता है, उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलरली होता है। तो ए क्रॉस बी हम निकालेंगे और उसका ही नाम हम क्या रखेंगे, डी रखेंगे। तो हमने यहाँ से लिया, क्या लिया है, नाउ वेक्टर ए क्रॉस बी नॉर्मल टू बोथ ए एंड बी और इज डी, उसका नाम क्या होगा, डी। तो ए क्रॉस बी का नाम डी रखा, और ए क्रॉस बी रखेंगे तो ए की वैल्यू 1 2 3 रखी, और बी की -1 1 2 और 1 रखा। यहाँ से i इंटू 2 -6 -j 1 + 3 और k 2 + 2, इसको सोल्व करेंगे -4 और प्लस का 4k। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, डी आ गया, ये वेक्टर क्या है, डी। अब हम नेक्स्ट आगे स्टेटमेंट बची हुई है थोड़ी सी, उसको पढ़ते हैं। विच इज इंक्लाइनेशन ऑफ व्हाट इज इंक्लाइनेशन ऑफ डी एंड सी। यानी कि हमें इंक्लाइनेशन मीन थीटा, यानी कि एंगल फाइंड आउट करना है किसके बीच में, डी और सी के बीच में। तो हम क्या करेंगे, नाउ फाइंड थीटा बिटवीन डी और सी। तो कोस ऑफ थीटा निकाल देंगे, क्या आएगा, डी डॉट सी अपॉन डी का मैग्नीट्यूड सी का, डी की वैल्यू रखेंगे -4j प्लस का 4k, और सी की वैल्यू रखेंगे 3i प्लस का j, और इनका मैग्नीट्यूड करेंगे 4 का स्क्वायर और इसका 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -12 -4 0 16 16 16 और 9 + 1 -16, और ये कितना आ गया 16 48 √10। इसको सोल्व करेंगे, 48 को क्या लिख सकते हैं 4√3 इंटू 10, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 4। ठीक है, हम क्या -4 अपॉन इसको अंदर करेंगे 30, और थीटा को कोस को इधर लेके आएंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -4√30। तो ये हमारे तीनों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये एक वेक्टर है, ये बी है, इसका नाम हम ए रख सकते हैं, इसको बी रख सकते हैं। कह रहा है क्या निकालना है, साइन एंगल। ठीक है, कोस एंगल नहीं निकालना। तो साइन एंगल का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप, ये होता था। तो एन कैप तो यूनिट वेक्टर होता है, तो इसकी जगह 1 ही यूज होगा हमेशा। तो ये इसको हम इधर लेके आए दोनों वैल्यू को, तो अपॉन में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया।
तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए और बी का क्रॉस। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 3 2 2 -4 -1, ए की वैल्यू रखी फिर बी की वैल्यू रखी। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, आई इंटू -3 + 8 माइनस जे इंटू -1 -4 और प्लस के -4 -6। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 5, इसको करेंगे 5, ये माइनस का 10। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए क्रॉस बी का तो कितना होगा 5 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर 25 और 100 150 आ गया। और 150 को हम क्या लिख सकते हैं 5√6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए का कितना बनेगा हमारे पास 1 का 3 का और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 3 का 2 का। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास √14। फिर बी का निकालेंगे तो कितना मिलेगा 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर बनेगा ये, और ये 1 का स्क्वायर, ये कितना बनेगा √21। अब साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू 5√6 और 14√21। अब हमें पता है इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है और यहाँ पे भी रूट, तो इन सब को एक रूट के अंदर लिख सकता हूँ। 5 को बाहर रखा, इसको कैंसिल करेंगे 2 से किया तो कितना आएगा 3 और ये 7 और 3 से क्या आएगा 7। रूट के ऊपर बचा 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे 2 7 है तो 1 7 बाहर आ जाएगा 7। तो आंसर कितना बचा 5/7। ये हमारा क्या आ गया एंगल की वैल्यू, यानी कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5/7 और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 5/7 फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड, कौन सी दे रखी है एडजेसेंट साइड आर दिस एंड दिस। तो हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड का क्या होता है ए क्रॉस बी, और डायगोनल होता तो क्या कर देते 1/2 यूज कर लेते, लेकिन ये क्या है हमारे पास एडजेसेंट साइड का है। तो हम क्या निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो ए की वैल्यू रखी 1 2 -3, बी की रखी 3 -2 और 1। इसको फर्स्ट रो के द्वारा एक्सपेंड करेंगे तो आई इंटू 2 -6 और जे -j 1 + 9 प्लस -2 -6 -4 आएगा, ये -10j -8 के। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो -4 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, -10 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, तो ये आ गया 16, ये आ गया 100 और ये आ गया 64। ये कितना बनेगा कंप्लीट 180। तो 180 का रूट को क्या लिख सकते हैं 6√5, यानी कि ये क्या आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किस में आएगा स्क्वायर यूनिट में, क्योंकि एरिया हमेशा किस में होता है स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर वगैरह कुछ यूनिट नहीं दी तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया इसका आंसर स्क्वायर यूनिट में। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं कंप्लीट, यहाँ तक कोई भी पीछे की एक्सरसाइज में पीछे के चैप्टर में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जिसको समझ में आ रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हर बच्चा रिस्पॉन्स दें। ठीक है, थैंक यू।